जब काल कोठरियां बनी तो शिकारी आम हो गए। कृत्रिम जागृति के साथ कोई भी पर्याप्त धन वाला शिकारी बन सकता था, इसलिए अकादमियां हर जगह खुली। अधिकतर महंगी हैं, किम सियोजिन जैसे लोगों की पहुंच से बाहर। वह राक्षसों के मृत शरीर ढोकर जीवन यापन करता है। वह 9 वर्षों से यह काम कर रहा है। शिकारी अकादमी में प्रवेश के लिए हर पाई बचाता है। वह सपना एक ही पल में टूट जाता है। एक खींचने वाली जंजीर टूट जाती है और एक विशाल राक्षस का शव उस पर गिर पड़ता है। वह एक अस्पताल में जागता है जहां उसका पैर बुरी तरह टूट चुका है, उसके ऊपर भारी भरकम मेडिकल बिल का बोझ है और उसकी सारी बचत खत्म हो चुकी है। तभी अचानक उसका फोन बजता है और एक ऐसी अकादमी से सूचना आती है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। ट्रांसेंडेंट अकादमी। फीस ठीक उतनी ही है जितनी उसके पास बची है। खोने के लिए कुछ न होने के कारण सियोजिन दाखिला लेने का निर्णय ले लेता है। ट्रांसेंडेंट एकेडमी एक सामान्य हंटर एकेडमी से अलग है। यहाँ कालकोठरी की रणनीति या रैंकिंग का सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ लोगों को मानवीय सीमाओं से परे जाने का प्रशिक्षण मिलता है। यहाँ कोई कक्षाएं नहीं है, सब कुछ उसके फोन से होता है और हर पाठ उसकी स्थिति के अनुसार बदलता है। उसका गुरु प्रतिदिन ऐसा प्रशिक्षण देता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। एकेडमी को परवाह नहीं कि वो घायल है, थका है या पैसे नहीं है। अगर वह चल सकता है तो अभ्यास करता है। पहले मानसिक प्रशिक्षण ध्यान से मन शरीर को शांत करता है। उसका शरीर उम्मीद से तेज ठीक होता है। डॉक्टर हैरान। कुछ दिनों में वह ठीक होकर घर जाकर शारीरिक प्रशिक्षण शुरू करता है। बुनियादी व्यायाम, पुशअप्स, स्क्वैट्स, दौड़ना, यह सब रोज दोहराना होता है। अकादमी में अभ्यास मायने रखते हैं, लेकिन वह सिर्फ अभ्यास नहीं कर सकता। पैसे न होने से सियोजिन को पुराना काम शुरू करना पड़ता है। राक्षसों के शव उसके अभ्यास में शामिल हो जाते हैं। वह उनका उपयोग तेजी से प्रशिक्षण के लिए करता है। वह दिन ब दिन और मजबूत होता जाता है। सियोजिन को एहसास नहीं होता, लेकिन वह इंसानी पहुंच से बाहर हो चुका है। यह तब काम आता है जब एक दिन राक्षस का शव जीवित हो जाता है। वह दहाड़ता है और खड़ा होता है। बूढ़े ने दोस्त को भागने और खुद को बचाने को कहा। हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसका दोस्त मरने वाला है क्योंकि उसकी धड़कन तेज है। एक सामान्य व्यक्ति राक्षस को नहीं हरा सकता। जादू के बिना भी जागृत व्यक्ति के पास मौका नहीं है। मैंटिकोर 4 सितारा खतरा है। पेशेवर शिकारी को भी मुश्किल होगी। हमारा जागृत व्यक्ति किसी शिकारी के बारे में सोचता है। उसे एसआईओ यून याद आती है क्योंकि वह अभी यहीं थी। किम के पास समय नहीं है। उसका दोस्त जल्द ही मरने वाला है, इसलिए वह उसे बचाने का निर्णय लेता है क्योंकि यह अब या कभी नहीं का मामला है। हमारा हीरो एक धातु की छड़ उठाकर पूरी ताकत से मैंटिकोर पर कूदता है। वो हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मैंटिकोर बच जाता है। सियोजिन इसे मैंचुअल को वहां से निकालने का मौका मानता है। सफेद बालों वाला आदमी मदद करने पर जोर देता है, लेकिन हीरो उसे बताता है कि इससे दोनों की जान जा सकती है। जब सिद्धार्थ उसे भागने को कहते हैं तो जागृत योद्धा जानता है कि उसे सब अकेले करना होगा और पेशेवर शिकारियों के आने तक समय बिताने का निर्णय लेता है। भय के बीच जब वह हताशा में सोचता है कि क्या करे, तो मार्ग फिर से उभरता है जो याद दिलाता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड है, दुनिया को देख रहा है, सोच रहा है कि यह कहां से आई और क्या है। सिद्धार्थ के शब्द अचानक सोजुन के भयभीत कांपते मन को शांत कर देते हैं। तभी कायरन के शब्द उसके मन में गूंजते हैं जो उसे अपनी इंद्रियों को निर्णायक बनने के लिए कहते हैं और वह मैंटिकोर के हमले से सफलतापूर्वक बच जाता है। हमारा साथी अपनी इंद्रियों को हावी होने देता है और जब उसे हमले का मौका दिखता है तो वह सोचता है कि क्या उसे हमला करना चाहिए और अगर हाँ तो कैसे। शांग उसे मार्गदर्शन देता है क्योंकि उसे याद आता है कि किसी आदमी को कैसे काबू में किया जाए। पहाड़ पर चढ़ना केवल ताकत नहीं बल्कि हौसला भी है। किम सियोजिन को यकीन है कि वह कर सकता है या उसे करना ही होगा, इसलिए वह पूरी ताकत और विश्वास से छड़ी को मारता है कि यह काम करेगा। यही चाहिए पहाड़ को हिलाने की ताकत। उसी समय सियो युन दौड़कर वहां आता है और सोचता है यह कैसी आवाज है। हमारा हीरो देखता है कि यह काम कर गया और उसने एक मैंटिकोर को हरा दिया। इस बीच चिरोन, सिद्धार्थ और जियांग के पाठ्यक्रमों में क्रमशः 10, 2, 6 और 13% की प्रगति होती है। सियो युन आती है और देखती है कि नायक, जो शिकारी नहीं है, लोहे की छड़ से राक्षस को मार देता है। सियोजिन मंचियोल की ओर दौड़ती है, यह सोचकर कि वह ठीक है या नहीं, जबकि बूढ़ा आदमी दंग रह जाता है कि उसके दोस्त ने यह कैसे किया। हमारा साथी चिंतित था और सुझाव देता है कि उसे अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि उसे चोट लग सकती है। सुपरवाइजर स्वॉर्ड स्टार की पोती के सामने स्थिति संभालने की कोशिश करता है और मानता है कि एक छोटी गलती हुई थी। सभी कर्मचारी हमारे साथी की उपलब्धि पर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तभी सेओ यून को एहसास होता है कि उसे सही छात्र मिल गया है। काम खत्म होने पर वे सभी घर के लिए निकलते हैं, जिसमें सेओजिन भी शामिल है, जो अपने दोस्त को जांच करवाने की याद दिलाता है। हमारा दोस्त अपने कोर्स की प्रगति देखता है जो पाठों से तेज बढ़ी है और मानता है कि अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। समस्या है कि उसे डंजन रेड्स के लिए अस्थायी लाइसेंस पाने के लिए हंटर अकादमी में दाखिला लेना होगा और ये ट्रांसेंडेंट अकादमी मान्य नहीं है। वह सोचता है कि क्या पैसे बचाकर असली अकादमी में जाना चाहिए। तभी एसईओ यून उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या वह कुछ देर बात कर सकती है। हमारा साथी उसे शक की नजर से देखता है और पहचान लेता है कि वह वही शिकारी है। सियो यून सीधे पूछती है कि क्या वह उसके दादाजी से मिलेगा। उसे आश्चर्य होता है जब सियोजिन तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे दिलचस्पी नहीं होती। वह उसे रोकने की कोशिश करती है जबकि वह घर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। सियो यून पार्क ने 31 सालों में किसी से इस तरह बात नहीं सुनी। उसकी बात सुनकर आवर ने पूछा कि क्या वह चाहती है कि वह उसकी नाम मात्र की हंटर अकादमी में शामिल हो जाए जिसमें कोई छात्र नहीं है।
यह सुनकर अवर सोचने लगा कि यह आदमी कौन है जो अजीब कसरत करता है। भले ही मैंटिकोर कमजोर था, लगभग 2 सितारा खतरे के करीब, फिर भी उसने उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। लगता है कि वह हंटर बनने में रुचि रखता है। सेओयुन का दावा है कि उनके पास सब कुछ है, जिसमें बेहतरीन शिक्षक और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। लेकिन जब सेओजिन यह कहता है कि उसे हंटर अकादमी की जरूरत नहीं है, तो उसकी बात अधूरी रह जाती है। बी रैंक की हंटर निराश होकर अपने दादाजी को स्वॉर्ड स्टार से प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव करती है, लेकिन किम इसे भी ठुकरा देता है, जबकि पेशेवर हंटर इस मौके के लिए जान देने को तैयार है। हताश हंटर ठान लेती है कि वह इसे यूं खत्म नहीं होने देगी और लिखित परीक्षा का प्रस्ताव करती है, जिस पर किम कहता है कि वह इसे खुद दे सकता है। वह उसे रेड में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, यह मानकर कि बिना पंजीकरण के उसे नुकसान होगा। वह बताता है कि अस्थायी प्रमाणपत्र सरकार द्वारा अनुमोदित हंटर अकादमियों से ही मिल सकता है। वह कहती है कि वह सरकार द्वारा अनुमोदित है और इंतजाम करेगी ताकि वह रेड में भाग ले सके। सियोजिन रुकता है और वो कहती है कि अगर निर्देश नहीं चाहिए तो उसे अकेला छोड़ दे, और वह खुद को सबसे बड़ा क्लिकबेट बताती है। उससे कभी पैसे मत मांगो। हमारी जागृत आत्मा मानती है कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह भी उसकी मदद करेगा और बदले में पूछेगा कि उसे क्या चाहिए। सियोयुन सुझाव देती है कि प्रो हंटर परीक्षा तक वह उसकी अकादमी के नाम से सभी गतिविधियों में शामिल हो और जहां भी जाए लोगों को बताए कि वह उसका छात्र है। सियोजिन को यह प्रस्ताव अच्छा लगता है, इससे उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं और फायदे नुकसान से ज्यादा है। लेकिन वह सोचता है कि वह इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। पार्क सेओयोन मानती है कि उसमें क्षमता है और पहली बार वह मुस्कुराता है, सोचता है कि वे एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं, लगता है वे मदद कर सकते हैं। अगले दिन मंचुल दोस्त को फोन कर पूछता है कि क्या उसने सुपरवाइजर के बारे में कुछ कहा, क्योंकि अब नया सुपरवाइजर है। किम को सियोयुन की बातचीत याद आती है, जब उसने कहा था कि कंपनी को बता दे कि उसे सुपरवाइजर पसंद नहीं और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे नहीं लगा था कि उसे नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन वो अपने दोस्त से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और शायद शर्मिंदगी में इस्तीफा दिया होगा। मानचियोल को यकीन नहीं होता, लेकिन वह सबको खुश देखकर चौंक जाता है। वह पूछता है कि क्या वो हंटर एकेडमी जा रहा है, जबकि वो खुद वहां पहुंचा है। वहां जाकर देखता है कि एसओ यून पहले से उसका अस्थायी लाइसेंस लेकर इंतजार कर रही है। उसे चिंता थी, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे किया तो यकीन हुआ कि वो प्रो हंटर नहीं, पर यह उसकी पहली शुरुआत है। फिर उसने पार्क से पूछा कि डंजन रेड कैसे करते हैं। पार्क ने बताने के बजाय करके दिखाने का फैसला किया और हथियार चुनने को कहा। पता चला कि उसने पहले ही डंजन बुक कर रखा था। वे डंजन पहुंचे और उसमें दाखिल हुए। जब साथी ने पूछा कि वह पीछा क्यों कर रही है, सियोयोन ने कहा वह उसका इकलौता छात्र है, अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले कालकोठरी छापे में उसने इसे कुलीन छात्रों का प्रशिक्षण बताया। पहला छापा होने से वह इसे एहतियात मानती है। आमतौर पर इस कालकोठरी में कोबोल्ड होते हैं, पर वह सतर्क रहने की सलाह देती है। कोबोल्ड्स 2 स्टार खतरा है। नौसिखियों के लिए यह अभ्यास और अनुभव के लिए सही जगह है। सौभाग्य से सियोजिन को लगता है कि उनकी जादुई ढाल को भेदना आसान है। आमतौर पर गैर जादुई हमले इन ढालों से रुकते हैं, लेकिन हमारे हीरो के हमले काम कर रहे हैं। वह भाले से कोबोल्ड्स पर वार करता है और प्रगति देखकर खुश होता है। यह मैंटिकोर जितना ऊंचा नहीं है, पर 2 कोबोल्ड्स के लिए काफी है। सबसे अच्छी बात, वह कालकोठरी पर छापा मारकर पैसे कमा सकता है। अद्भुत। किम सियोजिन ने तेजी का सुझाव दिया तो सियोयुन ने हैरानी से देखा। सियोयुन को लगा जैसे वो खेल में अनुभव ले रहा हो। शुरू से ही उसे पता था कि हमारा अवेकन थोड़ा अजीब है, पर कालकोठरी से लौटने के बाद वो खाली स्क्रीन को घूर रहा है। उसके नजरिए से स्क्रीन खाली है। वह सोचती है कि वो कितनी देर से देख रहा है। बिना उचित प्रशिक्षण के वो कोबोल्ड्स को ऐसे मार रहा है जैसे अनुभवी सैनिक हो। वह फीस बचाने के लिए खुद ढो रहा है और वही अभ्यास कर रहा है। उसे एहसास होता है कि जल्द ही दादाजी को पता चलेगा कि उसका नया छात्र है। जब वह देखता है तो उसे नहीं पता क्या होगा। आधी रात बीत चुकी है जब सियोजिन कहता है कि उसने एक भी पाठ नहीं किया। इससे सियोयुन अपने जीवन के फैसलों पर सोचने लगती है। वो सोच रही है कि क्या उसने सही फैसला लिया। वहीं हमारा दोस्त बैंक बैलेंस देखकर खुश है। उसने एक दिन में $900-510 जीते। खुद मेहनत से कमाए पैसे फायदेमंद लगे, क्योंकि उसे लगा कि यह सार्थक था। हालांकि इसमें समय लगा और वो कल का काम नहीं कर पाया। हमारा दोस्त मांचियोल से पूछता है कि क्या उससे इसमें दिलचस्पी है, क्योंकि वो भरोसेमंद है और उससे संपर्क रखना अच्छा होगा। उसे यकीन है कि उसका दोस्त एक दिन अपनी माल ढुलाई कंपनी शुरू करेगा। मौका मिलने पर फोन करने का फैसला लेते हुए सियोजिन सोचता है कि अब पैसे मिलने पर क्या करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए वो सोचता है कि पैसे बचाए या बेहतर इस्तेमाल करे। लूटपाट और पैसे कमाना अच्छा है, पर वह निराश है कि कोर्स की प्रगति उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उसे लगता है कि बंदर राजा जितना ताकतवर बनने का कोई तेज तरीका जरूर होगा। अचानक एहसास होता है कि पैसे न होने के कारण उसने कोर्स की केवल झलक देखी थी। अब पैसे होने पर वह बिना सोचे उसे खरीदने का निर्णय लेता है और परचेज बटन क्लिक कर देता है। कोर्स की फीस 27 अरब बताई जाती है,
इससे बेचारा सड़क पर मानसिक रूप से टूट जाता है और लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वह बाद में कोर्स पर सोचने का फैसला करता है और बड़बड़ाते हुए सामान ढूंढता है। वह सोचता है कि अगर कोर्स संभव नहीं है तो तैयार रहना ही बेहतर है। अलौकिक बाजार में प्रशिक्षण सामग्री सफल स्नातकों द्वारा बनाई और बेची जाती है। हमारा दोस्त यह देखकर चौंक जाता है कि उनके पास केवल अमृत, एजिस की ढाल और लॉन्गिनस का भाला है, जो पौराणिक वस्तुएं हैं। भले ही वे प्रतिकृतियां हों, ये सभी पौराणिक वस्तुएं हैं प्रशिक्षण के लिए। सियोजिन विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन वह समझ सकता है कि ये वस्तुएं आम नहीं हैं। उसे लगता है कि यदि वे स्नातक हो गए हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे सचमुच असाधारण हैं। इसलिए जब वे पौराणिक कथाओं से प्रेरित असाधारण शिल्प वस्तुएं बिना सोचे समझे बेच रहे हैं तो वह अपनी आवश्यकता की चीजें ले लेता है। लॉन्गिनस का भाला चुनकर वह उचित मूल्य के लिए कर्म की गणना पूरी होने तक खरीदारी पर क्लिक करता है। बाद में सियोजुन को जोर शोर से पुश अप्स करते हुए देखा जाता है। तब सियोयुन उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। हमारा साथी गिनती जारी रखता है और यह स्वीकार करता है कि कीमत, भले ही वह प्रतिकृति हो, उसकी कीमत अमूल्य होगी। उसे मालूम था कि यह महंगा होगा, लेकिन 100 मिलियन वॉन। वो जानता है कि उसके पास इतना पैसा कभी नहीं होगा। हमारा जागरूक व्यक्ति यह सोचकर उदास हो जाता है कि सब कुछ पैसे का खेल है। वह भाले के लिए 100 मिलियन नहीं दे सकता। वह सोचता है कि बंदर राजा के लिए 27 अरब कैसे जुटाएगा। उदास एससीओएन उसे पुकारता है, पूछता है कि वो ठीक है और उसे अकादमी टूर्नामेंट के बारे में बताता है। सियोजिन ने शायद सुना है पर पूरी जानकारी नहीं। यह हंटर अकादमियों का टूर्नामेंट है जहां कई अकादमियां रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। बी रैंक की हंटर उसे कागज देती है और कहती है कि यह अकादमियों की रैंकिंग का तरीका है। वह बताती है कि ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और अकादमी टूर्नामेंट चौथे डिवीजन में होते हैं। अगर सियोजिन टूर्नामेंट में अच्छा खेलेगा तो उसे उच्च डिवीजनों में जाने का मौका मिलेगा और इससे अकादमी की प्रतिष्ठा और मान्यता बढ़ेगी। अकादमियां अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारा हीरो सोचता है कि क्या वह इसलिए कह रही है ताकि वह ड्रीम अकादमी का प्रतिनिधित्व करे। वो मान जाती है, जबकि वो सोचता है कि अगर वो अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेता है तो उसका कोर्स में प्रगति तेज हो सकती है। वह इसे अनुभव का तरीका मानता है, इसलिए सियोजिन मान जाता है। जब वह सियोयुन को हैरान देखता है तो याद दिलाता है कि यह तय समझौता था। वह पूछता है कि टूर्नामेंट कैसे होते हैं और वो बताती है कि सटीक जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन स्कोरिंग कालकोठरी पर छापे और प्रतियोगियों के मुकाबलों पर होती है। अब सोचकर उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक मैंटिकोर और कुछ कोबोल्ट से लड़ाई की है। वह पहले कभी किसी छात्र से नहीं मिला। प्रतियोगिता में सही से भाग लेने के लिए वह साथी ढूंढना चाहता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि पार्क सियोयुन उससे अभ्यास करने के लिए कह रही है। अंततः वह उसके साथ अभ्यास करने के लिए सहमत हो जाती है। यह हमारे साथी को एक अच्छा अवसर प्रतीत होता है। चूंकि सियोयुन एक भी श्रेणी की शिकारी है और इसके साथ ही वह एक प्रसिद्ध तलवारबाज के अधीन भी श्रेणी की प्रशिक्षित भी है, इसलिए हमारे साथी को अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं है। लेकिन वह वास्तव में यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि वह वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। सियोयुन उससे पूछती है कि क्या वह पक्का है और याद दिलाती है कि वह भी श्रेणी की शिकारी है। सियोजिन उसे नरम होने को कहती है और वह रुक जाती है। तभी उसका साथी दौड़ता है। उसकी चालें स्पष्ट हैं। वह तेज है पर चाल बेढंगी और हर हमले की आहट आंखों से बता देता है। कोबोल्ड कालकोठरी में सियोयुन ने जो देखा वो प्रभावशाली था, पर मानती है कि विद्यार्थी तो विद्यार्थी ही होता है। उसे नहीं पता कि वह इन हमलों से क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसे खत्म करने का फैसला करती है। वह पलटवार करती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारा जागृत योद्धा जादुई प्रहार को रोक लेता है। उसका हथियार उसके हाथों से उड़ जाना चाहिए था, लेकिन उसकी तलवार उसकी गर्दन पर होनी चाहिए थी और यह सब खत्म हो जाना चाहिए था। आर्च हमारा योद्धा गहरी सांस लेता है और घोषणा करता है कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। सियोयुन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि सियोजुन के हमले तेज और तीखे हो गए हैं। वह अलग लड़ाकू बन गया है। हमारे योद्धा के दिमाग में रणनीति दोहराई जाती है जो हमलों को स्पष्ट और कुछ नकली चालें चलने के लिए प्रेरित करती है। स्पष्ट हमला करने का उद्देश्य हारना नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को हराना है। योद्धा एक स्पष्ट हमला करता है ताकि उसे बचाव मिल सके और फिर उसका फायदा उठाकर अगला हमला करता है, और इससे सियोयुन चौंक जाता है। उसे मौका मिलता है और वह आखिरी वार कर देता है। बी रैंक की शिकारी सदमे में आ जाती है और पूरी ताकत लगा देती है। सोचती है ये क्या था और घबरा जाती है। साथी को दीवार से टकराकर खून बहते देख सियोजिन आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और हार का एहसास कर हंसता है। सियोयुन सोचता है, क्या सच में सोचा था कि वह बी क्लास के पेशेवर और साधारण छात्र की लड़ाई में जीत जाएगा। इस बीच हमारा दोस्त मानता है कि पेशेवर लोग पेशेवर होते हैं क्योंकि उनके पास कारण होते हैं। उसके लिए यह राक्षसों से लड़ने जैसा नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि उसे लंबा सफर तय करना है। तभी उसे सूचना मिलती है कि कोर्स की प्रगति बढ़ गई है, जैसा उसने उम्मीद की थी। उसे समझ आता है कि यह अनुभव हासिल करने के बारे में है। वह सोचता है कि क्या वे टूर्नामेंट तक खाली हैं, और सियोयुन से पूछता है कि क्या वे कालकोठरी के हमलों के बीच अभ्यास कर सकते हैं। हमारा दोस्त मानता है कि अभ्यास उसके लिए फायदेमंद रहा, जबकि वह सोचती है कि उसने उसे चोट पहुंचाई थी, फिर भी और अभ्यास चाहता है। वह थोड़ा अजीब है, लेकिन अब वो जानती है कि वो सीखने को उत्सुक है, इसलिए उसे आपत्ति नहीं, और उसने वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेगी। इस तरह सियोयुन मान जाती है
और कहती है कि अगर वह जीतती है तो इनाम की सारी रकम उसकी होगी। इनाम की रकम सुनकर सियोजिन दंग रह जाती है और जब वह 100 मिलियन बताती है तो चौंक जाती है। हमारा लड़का अचानक उठ खड़ा होता है और जोश में पूछता है कि क्या वजन उठाने के उपकरण है या कंक्रीट तोड़ दे। सियोयुन को झटका लगता है कि अकादमी बर्बाद हो रही है, जबकि वह कंक्रीट से कसरत करता है। बिरंग की शिकारी सोचती है और वह उसे आश्वस्त करके धन्यवाद देता है। 2 हफ्ते बाद टूर्नामेंट का दिन आता है। जब एक लड़का अखाड़े में पहुंचता है तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखकर वह मन में बुदबुदाता है कि जागृत लोग तो सामान्य होते हैं, लेकिन शिकारियों को आपस में लड़ते देखना उसे अजीब लगता है। उससे लगता है कि यहाँ गिल्ड के सदस्य, भाड़े के सैनिक और सरकारी एजेंसियों के जासूस भी आए हैं। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बस वहां खड़ा होकर बातें करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। रास्ता पूछने के बाद लड़का प्रतियोगी कक्ष में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाता है, यह सोचकर कि कहीं उसे उनके बीच से होकर न गुजरना पड़े। वह अन्य प्रतियोगियों के हथियारों को देखता है जो बेहद शानदार हैं और उनके शरीर विशालकाय और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वह सभी को ध्यान से देख रहा होता है और समझ जाता है कि वे अपनी अपनी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी हैं। तभी उसकी नजर किम सियोजिन पर पड़ती है, जिसके पास एक छोटा सा हथियार है और उसने जैकेट को पट्टे की तरह इस्तेमाल किया है। वह अपने फोन में व्यस्त है और बाकी लोगों की परवाह नहीं कर रहा। लड़का अन्य प्रतियोगियों को हमारे साथी के बारे में गपशप करते सुनता है। वे सोचते हैं कि वह आवारा कौन है और किस अकादमी से है। वे समझते हैं कि वह अपने फैसलों पर सवाल उठा रहा होगा। हमारा जज सोचता है कि वे कानाफूसी कर सकते थे, फिर भी वो पढ़ाई पर ध्यान देता है। प्रतियोगी उसे खाली स्क्रीन देखते हुए मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लड़के को हमारा साथी खुद जैसा लगता है। स्कूल में नए होने पर जब आप फोन देखने का नाटक करते हैं तो ऐसा ही होता है। लड़के ने भी यही दर्द सहा है और सोचता है कि सियो जून भी अकेला है। लड़के का साथी हमारे दोस्त से मिलता है और अपना नाम मिंगिली बताता है। मिंगिली 19 साल का है। सियो जून भी अपना परिचय देता है और सोचता है कि मिंगी हाई स्कूल का छात्र होगा, क्योंकि वो जवान दिखता है। मिंगी हमारे हीरो के पास बैठता है और क्वाले अकादमी के उभरते सितारे देओकचिल जांग की ओर इशारा करता है, जो शक्तिवान योद्धा है और कुल्हाड़ी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वह चियोलमिन से बहस में व्यस्त है। ध्यानमग्न मिंगी मिंट अकादमी के चियोलमिन ली की ओर बढ़ता है, जिसकी दोहरी कटार से लड़ने की शैली है। सियोजिन अपनी आंखें सिकोड़ता है, क्योंकि उसने यह जानकारी नहीं मांगी थी। जब उसे लगता है कि वह व्याख्यात्मक पात्र है तो नायक मानता है कि वह इन लोगों को जानता है और ली बताता है कि वह शोध करता है। जब डेक्चुअल और चॉलमिन बहस कर रहे थे, रेवेनेंट एकेडमी के जून हुआन ली ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बातें परेशान कर रही हैं और सब शांत हो गए। तब पता चला कि जून हुआन अपनी एकेडमी और टूर्नामेंट में भी नंबर 1 है, वही विजेता है। हालांकि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यह उसके लिए मामूली था, लेकिन मिंगी को कुछ गड़बड़ लगी। वह सियोजिन से पूछता है क्या उसने स्वॉर्ड स्टार सुना है और बताता है कि उसकी पोती ने भर्ती की कोशिश की थी। यह सुनकर हीरो दंग रह जाता है। मिंगी कहती है जुनहवान ने मना कर दिया। स्वॉर्ड स्टार की पोती और हीरो यह कल्पना कर सकते हैं। जुनहवान इन लोगों से परेशान होकर एंग पर कूड़ेदान फेंक देता है। काश चाचा ने पदोन्नति की मांग न की होती तो वह यहाँ न होता। वह सोचता है कचरे के ढेर पर रहकर क्या फायदा, जब जीतने से फर्क नहीं पड़ता। अगर पता होता तो हार मान लेता। सियोयुन का प्रस्ताव मान लिया। एक बेकार अकादमी, पर वह स्वॉर्ड स्टार की पोती थी। उसे लगा कि इससे कुछ हासिल कर सकता था, पर बेकार होने पर छोड़ दिया। अचानक वह सोचता है कि वह क्या देख रहा है। तभी किम सियोजिन उसे घूरते देखता है। मिंगी हमारे हीरो को बताता है कि जून हुआन उन्हें देख रहा है। वह सोचता है कि अगर वह लड़का सियोयुन को भर्ती करने लायक है तो उससे लड़कर अपने कोर्स में कितनी प्रगति करेगा। घोषणा हुई है कि पहला दौर जल्द शुरू होगा और सभी प्रतियोगियों से तैयार रहने को कहा गया है। सोजिन ने पिछले 2 हफ्ते चिरोन और शियांग के पाठ्यक्रमों में 30% अंक पाने की कोशिश में बिताए हैं। इससे वह तुरंत मजबूत नहीं हुआ, लेकिन उसे हर कदम पर अंतर महसूस हो रहा है। बाकी प्रतियोगी उससे ज्यादा अनुभवी हो सकते हैं, पर वह अंतर कम कर रहा है। उससे पूरा भरोसा है कि वह किसी भी राक्षस और प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सकता है। पहला राउंड एक भूल भुलैया है, जिससे हमारे हीरो का उत्साह खत्म हो जाता है। टूर्नामेंट शुरू होता है और दर्शक जोश में है। एक लड़का सेओ यून से टकराता है, जिसने टोपी पहन रखी है, फिर भी उसे पहचान लेता है। पहला राउंड एक भूल भुलैया है, जहां दूसरे खिलाड़ियों पर हमला मना है, बस बाहर निकलना है। यह देखने की परीक्षा है कि वे कैसे निकलते हैं, और दर्शकों को लगता है कि यह आसान नहीं है। आधिकारिक लीग प्रतियोगिता के बाहर भी राक्षसों को हराने से सुराग या भागने में मदद मिलती है। यह कालकोठरी में घुसने की उत्कृष्ट परीक्षा है। सभी उच्च स्तर के दिखते हैं, लेकिन जून हुआन को देखकर चौंक जाते हैं। एक कहता है वह छात्र नहीं, अलग स्तर का खिलाड़ी है। दूसरा उसे नहीं पहचानता, पर यकीन है कि जून हुआन ही जीतेगा। सियो यून सोच रही थी कि वो यहाँ क्यों है, तभी वो आदमी मुड़ा और उसने चेहरा ढक लिया। उसे पता था कि पहचान ली गई तो वो देख नहीं पाएगी। वो उम्मीद कर रही थी कि सियोजिन ठीक होगा, जबकि वो भाले से दीवार पर वार कर रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि दीवार आर पार नहीं जा सकती। सियोजिन को समझ आया कि भूल भुलैया सुलझानी होगी और उसने दीवार का सहारा लिया।
अगर उसे पहले से पता होता तो वो थीसियस से कुछ सीखता, क्योंकि उसे यकीन था कि भूल भुलैया सुलझाने के तरीके होंगे। थीसियस, जिसने मिनोटोर को मारकर भूल भुलैया से मुक्ति पाई, वो चल रहा था कि मोड़ आया और उसे याद आया कि अगर वह दीवार पर हाथ रखे तो बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। सियोजिन ने बाईं ओर जाने का सोचा, लेकिन उसे अजीब अनुभूति हुई और उसने दूसरी ओर जाने का फैसला किया। जागृत योद्धा सोचता है, क्या यह वही छठी इंद्री है जिसका चिरोन ने जिक्र किया था, यानी सहज ज्ञान। वह घबराते हुए आगे बढ़ता है, उम्मीद करता है कि सहज ज्ञान जानता हो कि क्या करना है। उसे यह अजीब लगता है। तभी स्कार अकादमी के सिल्कमान चो के बाहर होने की घोषणा होती है और उसका ध्यान भटक जाता है। योद्धा सोचता है, जब सभी लोग राक्षसों से लड़ रहे हैं, उसने अभी तक किसी राक्षस से लड़ाई क्यों नहीं की है। अचानक उसे लगता है कि क्या उसकी सहज प्रवृत्ति उसे राक्षसों से बचा रही है। वह सोचता है, अगर उसका कायापलट 100% हो जाए तो क्या वो भविष्य देख सकेगा या दुश्मन को पहले ही देख लेगा। सोजिन यह सोचकर रोमांचित होता है। तभी मिंगी ली उसे चेतावनी देता है कि राक्षस कहीं भी हो सकते हैं, सावधान रहो। मिंगी को देखकर उसका उत्साह खत्म हो जाता है कि वह कहां से आया है। मिंगी ने कहा कि वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, जैसे उसे कुछ पता हो जो पता नहीं, और वह चिंतित है। हमारा जागृत रूप कहता है कि वह अपनी प्रवृत्ति पर चल रहा है और यही अंत है। साधारण शिकारी उसे बिना योजना भटकते देख चकित था। यह जानते हुए भी कि यह खतरनाक है, वह कहता है कि उसके पास एक अच्छा तरीका है और दिखाता है कि अगर हमारा साथी एक हाथ दीवार पर रखकर पूरी तरह से उसका पीछा करे तो वो किसी भी भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है। ऐसा यह जून, जो पहले से ही यह जानता है, कहता है कि इसमें समय लगेगा और वो अपना काम करता रहेगा। मिंगी उसे यह कहकर बचाने की कोशिश करता है कि वह खो जाएगा, और किम का कहना है कि उसे उसका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। नॉर्म हंटर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उन्हें एक जैसा दिखता है, क्योंकि वो अकेला है और उसने उसे अकेले देखा था। सियोजिन को अचानक समझ आता है कि वह पहले उसके पास क्यों आया था। मिंगी को लगता है कि कमजोरों के लिए एकजुट रहना समझदारी है। हमारा दोस्त जब खुद को कमजोर कहे जाने की बात सुनता है तो वे अविश्वास से भर जाता है और सोचता है कि वे देखने में कुछ खास नहीं है। इस पर ली ने उसे कुछ दिखाने का फैसला किया जो मुश्किल समय में उसे प्रेरित रख सके। वह चीज उसकी प्यारी बहन की तस्वीर होती है जो उसे प्रेरणा देती है। हमारा जागृत व्यक्ति सहमत हो जाता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन आइडियल लड़का पैर पकड़ लेता है और साथ चलने को कहता है। मना करने पर भी किम को वह जिद्दी लगता है और डरावना भी। जागृत होने के बावजूद मिंगी चेतावनी देता है कि यह खतरनाक है। लड़का भीतर संघर्ष में उलझा है, सोच विचार में। सियोजिन उससे पूछता है कि जब उसकी बहन और परिवार है तो वह अकेला क्यों है। ली बताता है कि उसका परिवार अब नहीं रहा, केवल वो और उसकी बहन बचे हैं। यह सुनकर लड़का बचपन की यादों में खो जाता है और चुप हो जाता है। शिकारी को पछतावा होता है और लगता है कि उसने किम को असहज कर दिया। वह किम को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है और यह पुरानी बात है। जब सियोजिन मानता है कि वे समान हैं, कहता है कि अभी साथ रह सकते हैं पर इनाम उसकी है, इसके बाद वे अलग हो जाएंगे। मिंगी लगातार सवाल करता है, संदेह करता है, जबकि साथी उसे याद दिलाता है कि उसे साथ चलना है। अंततः वे बंद गली जैसे मोड़ पर पहुंचते। शिकारी पास आता है। सियोजिन दीवार पर हाथ फेरकर धक्का देता है। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। घोषणा हुई कि पहला प्रतियोगी भूल भुलैया से बाहर निकला और नया रिकॉर्ड बनाया। दर्शक हैरान है, सोचते हैं कि वह कौन है। तभी एसियो यून जान जाता है कि वह सियोजिन है, जो बेफिक्री से बाहर आता है बिना किसी राक्षस से सामना किए। मिंगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी मुलाकात सियोजिन से हुई। उन्होंने साथ काम करने का निर्णय लिया। पहले दौर के नतीजे आए। अवेकेंड पहले, मिंगे दूसरे, जून हुआन तीसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर आने वाले ने 27 मिनट में भूलभुलैया पार की, जिसे देख लोग हैरान थे। वे सोचने लगे, यह लड़का किस अकादमी से है। हैरानी की बात यह है कि जुनहान ली पहले स्थान के दावेदार थे और दूसरे स्थान पर भी नहीं आए। जुनहान सियोजिन के पास पहुंचता है जो उसे घूर रहा होता है। किम उस लाल बालों वाले लड़के को पहचान लेता है और सोचता है कि वह उससे क्या चाहता है। किम कुछ कहने ही वाला होता है कि जुनहवान उसे रोक देता है और कहता है कि किम किस्मत से जीत गया। लोग सियोजिन पर हंसते और उसका मजाक बनाते हैं, यह सोचते हुए कि काश उन्हें भी ऐसी किस्मत मिलती। हमारा हीरो लोगों की बातों को अनदेखा कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला करता है। बाद में पता चलता है कि किम का मुकाबला क्वाल अकादमी के दिग्गज देवकाओल जांग से है, जो किम की शानदार तकनीक के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। देवक्योल को लगता है कि प्रतिद्वंदी को किस्मत का साथ मिला। अब सामना देवक्योल से है तो उसकी किस्मत खत्म होगी। मुकाबला शुरू होता है। देवक्योल सियोजिन पर झपटता है, कहता है कि वह उसकी किस्मत खत्म कर देगा। किम मुस्कुराता है और तैयार होता है। प्रतीक्षालय में मिंगी सोचता है कि क्या दोस्त ठीक रहेगा, लेकिन प्रतिद्वंदी देखकर उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। उसका प्रतिद्वंदी जुनहवान निकला। यह जानकर वह कांप उठा। उसे याद आया कि उसने अब तक कोई मुकाबला नहीं लड़ा है और उसे हारना है, हार माननी है या पूरी ताकत लगानी है। कौन जाने क्या होगा। ली ने मुट्ठी भींच ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मुकाबला जुनहवान से ही नहीं बल्कि देवक्योल और चोलमिन से भी है, जो प्रसिद्ध अकादमियों से हैं। उसे यकीन था कि उन जैसे साधारण लोगों का कोई चांस नहीं है। जब वह सोच रहा था कि क्या प्रतियोगिता छोड़ने में देर हो गई है, तभी उसे एक अद्भुत दृश्य दिखता है।
घोषणा होती है कि टूर्नामेंट का विजेता ड्रीम एकेडमी के किम सियोजिन है। प्रतीक्षालय में जुनहवान और मिंगी को देखते हैं, जो बेचैनी से हिलता है और अचानक कहता है कि वह तैयार है। वहीं लाल बालों वाला लड़का गुस्से में दांत पीस रहा होता है। रेफरी आता है और अगले दौर की जानकारी देता है। पता चला कि यह प्रतियोगिता है और चूंकि यह डिवीजन 4 की है, जादुई हथियार नहीं पर जादुई शक्ति वाले उपकरण चलेंगे। रेफरी किसी भी प्रतियोगी के असमर्थ होने पर लड़ाई रोक सकते हैं। सियोजिन को लगता है कि 16 मैच होंगे क्योंकि 32 लोग पहले दौर से आगे बढ़े हैं। जब वह मुकाबलों के नतीजों पर सोच रहा था, एक खिलाड़ी ने रेफरी को चुनौती दी और हार मान ली, जिससे रेफरी चौंक गए। मियाजाकी। इस दौरान एससीओ यून राहत महसूस करती है क्योंकि पहले साथी को चुनौती देने पर वह सबकी नजरों में आ गई थी। वह इतनी हैरान थी कि खुद को भूल गई। किसने सोचा था कि वह पहले आएगी। बी रैंक हंटर शांत होकर लौटने का फैसला करती है। जब वह सट्टेबाजी काउंटर पर बातचीत सुनती है तो पता चलता है कि 32 लोग दूसरे दौर में हैं। सवाल उठता है कि सेमीफाइनल में कैसे पहुंचे, तो पता चलता है कि बाकी सबने प्रतियोगिता छोड़ दी। गंजे आदमी को लगता है कि जुनहवान ली ही जीतेगा, इसलिए दांव बेकार है। वह सोचता है कौन औरों पर दाम लगाएगा। तभी एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और किम सियोजिन पर 1 अरब वॉन का दाम लगाता है। सभी चौंक जाते हैं और सोचते हैं क्या यह सच है। वे उसे समझाते हैं कि हमारे दोस्त की किस्मत अच्छी थी और वो मामूली स्कूल ड्रीम एकेडमी से है। सियोन उसे देखकर सोचती है ये कौन है। प्रतीक्षा कक्ष में हम खिलाड़ियों को मैच छोड़ते देखते हैं। मिंगी कहता है कि डिवीजन 4 में ये आम है क्योंकि बड़ी अकादमियों के छात्र हावी रहते हैं। अफवाह है कि जुनहवान भी पीछे नहीं हटता। मिंगी को लगता है कि यह सिर्फ डिवीजन 4 का टूर्नामेंट है, गंभीर चोट का कोई फायदा नहीं। इतने ताकतवर खिलाड़ियों के बीच वे बस बाधा बनकर रह जाएंगे। अकादमी की बड़ी जीत के लिए हार मानना बेहतर है। अब 5 ही बचे हैं। पहला मैच एसईओ जून और देओक्योल के बीच था, दूसरा जून हुआन और मिंगी के बीच। ली और चियोलमिन अगले राउंड में पहुंच गए। किम पहले राउंड में पहले स्थान पर था। वह सोच रहा था अगर वो एक और मैच जीतता है तो क्या वो टूर्नामेंट जीत लेगा। तभी उसने मिंगी को डर से कांपते देखा। जब वो कारण पूछता है तो वो हमारी जागृति पर सवाल करता है। मैच जल्द शुरू होंगे, फिर भी वो घबराया क्यों नहीं। जून हुआन उसका प्रतिद्वंद्वी है, फिर भी सियोजिन जताता है कि उसने अभी उससे लड़ाई नहीं की है और हारने की योजना बना रहा है। मिंगी कहता है कि उसकी हार तय है, जबकि हमारा साथी उसे हार मानने की सलाह देता है। साधारण शिकारी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी रेफरी आता है और सियोजिन और डेओक्चुअल को पहले मैच के लिए बुलाता है। हमारा साथी खड़ा होता है और मिंगी को सलाह देता है कि हार मान ले या पूरा जोर लगा दे। कौन जाने आगे क्या होगा। ली उसे पकड़कर पूछता है कि क्या उसे चिंता नहीं है। किम कहता है कि वह अनुभव अंक के बारे में सोच रहा है। आयोजक 63वां अकादमी टूर्नामेंट के दूसरे दौर और प्रतियोगियों का परिचय कराता है, जिसमें नया डंजन मेज रिकॉर्ड धारक और रहस्यमय किम सियोजिन शामिल हैं। हमारे दोस्त को लगता है कि वे इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। देओक्चुअल आक्रामक रूप से सियोजिन पर हमला करता है, लेकिन हमारा दोस्त आसानी से बच जाता है। मेजबान कहता है कि यहां तक पहुंचने में सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि मेहनत का भी बड़ा योगदान है। देओक्चुअल यह देखकर दंग रह जाता है कि इस आदमी को आखिर क्या हो गया है, जो यहां तक पहुंचने की हर कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और फिर भी कुछ भी सफल नहीं हो रहा। गुस्से से भरा आदमी अपनी जादुई कुल्हाड़ी निकालता है और उसे चुनौती देता है कि क्या वो इससे बच निकल सकता है। उसे तब हैरानी होती है जब हमारा जागृत योद्धा अपने भाले से उसकी कुल्हाड़ी को दूर फेंक देता है। देओक्चुअल कांपता है और जमीन पर गिर पड़ता है। मेजबान को यकीन नहीं हो रहा कि अद्भुत घटना हो गई है, क्योंकि मैच का विजेता घोषित हो गया है। भारी भरकम पहलवान को विश्वास नहीं हो रहा कि सियो जून ने उसे हरा दिया। विजेता ड्रीम एकेडमी के किम सियोजिन घोषित किए जाते हैं। कोर्स की प्रगति देखकर हमारा पहलवान निराश है और सोच रहा है कि उसे बस इतना ही मिलेगा। उसका मकसद कोर्स में तेजी से आगे बढ़ना था, लेकिन इतने सारे मैच रद्द होने के कारण उसे सिर्फ 2 मैच ही मिले। कोर्स के फ्री पास के दिन जैसे कम होते जा रहे हैं, हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसके पास हथियार खरीदने और पास रिचार्ज के पैसे नहीं है। अब उसके पास इनाम जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिंगी की आवाज उसकी तंद्रा तोड़ती है। कौन इतना उत्साहित है उसकी ताकत पर। सियोजिन बताता है कि उसने उसे कमजोर नहीं कहा। तभी रेफरी आता है और प्रतियोगियों जुनहवान और मिंगी ली को दूसरे मैच के लिए आगे बढ़ने को कहता है। बाहर जाते समय घमंडी लड़का साधारण लड़के से टकराता है। किम को याद दिलाते हुए कहता है कि किम ने कहा था कि वे एक जैसे हैं। उसे किम में कुछ खास लगा, जैसे अपनापन। देओक्युल को हराते देख मिंगी खुश होता है, जैसे उसने भी जीत ली हो। वह मानता है कि चीजें उसके मुताबिक नहीं होती और वह सोजिन जितना कुशल या ताकतवर नहीं है, लेकिन वह अपनी बहन का आदर्श बनना चाहता है। रेफरी बुलाता है। किम शुभकामनाएं देता है और फाइनल में मिलने की उम्मीद करता है। स्टेडियम में मिंगी गहरी सांस लेते हुए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो कर सकता है। तभी जून हुआन उसे चुप रहने को कहता है। उससे इस लड़के की बातें दयनीय लगती हैं और इस मजाकिया टूर्नामेंट का हिस्सा होना भी। रेफरी मैच से पहले नियम दोहराने की घोषणा करता है, जबकि जून हुआन उस शिकारी को घूरता है जो डर से कांप रहा है। लाल बालों वाला उसे देखते ही समझ जाता है कि वह बस एक शिकार है जिसे अभी खाया जाना है। उसके जैसे शीर शिकारी के लिए यह बहुत है। उसे लगता है कि मिंगी को नहीं पता कि उसके सामने होना कितना सौभाग्य है।
और वह सोचता है कि उसे पहले ही विजेता घोषित कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि वह इस नीच कचरे का सामना करे। घमंडी लड़का मिंगी को तलवार तैयार करते देखता है और चौंक जाता है। वह सोचता है कि क्या उसके पास जीतने का मौका है और रेफरी से देरी के बारे में पूछता है। रेफरी बताता है कि जब मेजबान प्रतियोगी से पूछेगा कि वे तैयार हैं तो जल्द ही घोषणा होगी। मैच शुरू होता है और युनहुआन जंगली शिकारी की तरह मिंगी पर झपटता है, जबकि मिंगी हमलों का सामना करता है। युनहुआन अपनी तलवार के पिछले हिस्से से उस साधारण प्रतियोगी पर जोरदार प्रहार करता है और कहता है कि तुम जैसे कीड़ों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मिंगी खून की उल्टी करते हुए घुटनों पर गिर जाता है और सोचता है कि क्या यह सब खत्म हो गया है। उसे अचानक महसूस होता है कि वह उसके सामने टिक नहीं सकता। जीत हार की बात तो दूर है, वह ऐसा बनना चाहता था जिस पर उसकी बहन गर्व करे। वह काबिल नहीं है। फिर भी मिंगी हिम्मत करके खुद को साबित करने के लिए एक वार करने का इरादा करता है। अंत में रेवेनेंट एकेडमी का जून हुआन ली जीतता है, जो कोई आश्चर्य नहीं है। लोग उसके बारे में कानाफूसी करते हैं, जबकि वह गाल पर चोट के निशान के साथ भावहीन चेहरा लिए खड़ा रहता है। लाल बालों वाला लड़का यकीन नहीं कर पा रहा कि एक हारा हुआ उसे कैसे हरा सकता है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे हारे हुए के खिलाफ तो ये आसान होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें लगता है कि ली बड़ा खिलाड़ी नहीं है। जून हुआन को अपमानित महसूस हो रहा है और हार मान लेने की घोषणा करता है। इतना कहते हुए वह मिंगे को मारता है और गुस्से में कहता है कि इस घटिया टूर्नामेंट और नाकामयाब लोगों के समूह में होना मेरे लिए अपमान है। रेफरी रोकने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि मैच खत्म हो चुका है, अगर वह नहीं रुका तो अयोग्य होगा। जुनहुआन याद दिलाता है कि उसने हार मान ली है और सोचता है कि क्या सिर्फ उसे ही इन कॉकरोचों से घिन आती है। वह मिंगी के सिर पर पैर रखता है और कुचल देता है। तभी सियोजिन बाले से हमला करने की कोशिश करता है। हमारा हीरो फाइनल तक रुकने वाला था, लेकिन अब इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि जुनहुआन को सबक सिखाना जरूरी है। सियोजिन जुनहुआन से मिंगी के सिर से पैर हटाने को कहती है, लेकिन जुनहुआन जोर से दबा देता है और पूछता है अगर नहीं हटाना चाहता तो। जागृत साठी भाला फेंकता है, जिससे जुनहुआन तुरंत हट जाता है और मिंगी से हाल पूछता है। ली उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक जैसे लोग कहती है। किम कहता है उसकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ होगा, तभी उसे लगता है कि लोगों को कुचलना ठीक है। जुनहुआन को एहसास होता है कि वह समझ नहीं पा रहा है और स्पष्ट करता है कि उसका यहाँ कोई स्थान नहीं है। दोनों में से किसी को भी यह अपमानजनक नहीं लगता। हमारा साथी कहता है कि यहाँ रहने का उतना ही अधिकार उन्हें भी है जितना उसे, लेकिन वह घमंडी लड़का सोचता है कि सब बराबर हैं और जीवन निष्पक्ष है इत्यादि। वह उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही काफी है। व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि क्या उसे इसके लिए पदक चाहिए। दर्शक हैरान है कि आखिर हो क्या रहा है और रेफरी या कोई भी इससे क्यों नहीं रोक रहा है। इसी बीच एक रेफरी कहता है कि उन्हें रोकना होगा। तभी दूसरा रेफरी बताता है कि उच्च अधिकारियों ने ऐसा करने का आदेश दिया है। सियोजिन के लिए चिंतित दिखती है, जबकि जून हुआन हंसकर पूछता है कि क्या उससे सच में दुनिया के नियम नहीं पता। वह कहता है कि अगर वह चल रहा हो और किम उसके रास्ते में आए तो वह कुचल जाएगा, यही प्राकृतिक नियम है। उसका मानना है कि कीड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है, और यह सुनकर हमारा जागृत व्यक्ति हिल जाता है, क्योंकि वह भी पहले यही सोचता था। पेशेवर शिकारी बनने में 9 साल लगे, लेकिन हर तरफ निराशा ही मिली, न पैसा न कुछ और। सियोजिन ने जितनी भी कोशिश की सब बेकार गई, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। असंभव सपनों से चिपके रहना उसके लिए सबसे दयनीय था। उसने कई बार खुद से कहा कि अभी मौका है, हार मान लो, और सोचता रहा कि क्या वह कभी सफल होगा। वह भ्रम में जी रहा था, क्योंकि हकीकत का सामना करना बहुत डरावना होता है। बताया गया कि सियोजिन को परवाह नहीं जून हुआन कहा है और वह झपटता है। रेफरी बीच में आता है, पर देर हो चुकी है। लाल बालों वाला जब उसे लगता है कि वह हार गया है तो उनमें भयंकर लड़ाई होती है और किम समझता है कि वो ताकतवर है और लोग उसकी तारीफ क्यों करते थे। उसे डाओक्योल को हराने पर कभी शक नहीं था, पर अब संदेह होता है। जागृत योद्धा नकारात्मक विचारों को झटक देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इस तरह सोचकर समय बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए वह हालात के साथ चलने और अपनी प्रवृत्ति का पालन करने का फैसला करता है। रेफरी के रोकने पर भी सियोजुन जून हुआन पर बाला मारता है। वह जानता है कि वह शिकारी है और हर शिकार पर हावी रहता है। सियोजिन की नजरों पर वो हंसता है, सोचता है कि कमजोर के पास शिकारी की नजरें कैसे हो सकती है, लेकिन फिर मानता है कि नजरों की नकल हो सकती है। जून हुआन का हमला रोकने में सफल होता है और लड़ाई के साथ बेहतर होता जा रहा है। लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि क्या वह कल्पना कर रहा है या सच में उसकी ताकत बढ़ रही है, जैसे शेर के बच्चे से कुश्ती। ली के लिए आखिरी झटका था जब सियोजिन ने उसे रोका। गुस्से में वो अपनी औरा तलवार निकालता है। औरा तलवार देखकर ली समझ जाता है कि वह इसे जादू के बिना नहीं रोक सकता। रेफरी जुनहुआन को रुकने की चेतावनी देते हैं और लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। सियोजिन जानता है कि उसे पूरी ताकत से बचना होगा, हालांकि उसका मन उसे बचने को कहता है। वह बचना नहीं चाहता, मानो बचने से उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसी पल हमारे योद्धा को जियांग यू के शब्द याद आते हैं। जियांग ने कहा था कि एक शिष्य ने पूछा कि हार के बाद वह अकेले दुश्मन के शिविर में क्यों गया। यह सही था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और बचने का कोई मार्ग नहीं था। पहली बार यू को हार का डर लगा, फिर भी वह लड़ता रहा, क्योंकि उसे लड़ना था। उसने छात्रों से कहा कि पूरी ताकत से हमला करें, चाहे सब कुछ खो जाए। वह मानता था कि उनमें पहाड़ हिलाने की शक्ति है, बिना इसके वे हारेंगे। अंत में उसने कहा कि भ्रमपूर्ण युद्ध भावना ही पहाड़ उखाड़ने की शक्ति है। सियोजिन को एहसास होता है कि जियांग लड़ा, हारा और फिर लड़ा।
इसलिए वह विजेता बना। ली और किम पूरी ताकत से भिड़ते हैं जिससे स्टेडियम हिल जाता है। धूल से अंधे होकर सभी लोग चकित रह गए, यह सोचते हुए कि क्या हुआ। धूल हटने पर थकी सियोजिन और बेहोश जुनहुआन जमीन पर गिरे दिखे। स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दर्शक सियोजिन का नाम पुकारने लगे। खेल। सियोइन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। 2 हफ्ते पहले हीरो जादुई तलवार के हमले से मुश्किल में था, अब वह आभा वाली तलवार का सामना कर रहा है। वह चकित है कि वह इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसकी नजर सट्टेबाजी के आदमी पर पड़ती है जिसने सियोजिन पर दांव लगाया था। वह आदमी सदमे में कांप रहा था। सियोयोन सोचती है कि उससे क्या हुआ। वह भी हैरान है, जैसे उसका विश्वास टूट गया हो। अचानक याद आता है कि उसने हमारे लड़के पर दांव लगाया था। दोबारा देखने पर वह आदमी गायब है। बाद में हम किम को थके हुए फुटपाथ पर चलते देखते हैं। उसे याद आता है कि वह अयोग्य घोषित हुआ था। मैनेजर ने बताया कि जुनहवान ली का व्यवहार भी गलत था, लेकिन उसने मैच छोड़ा, जबकि हमारे साथी ने रेफरी की चेतावनियों को अनदेखा कर मैच में दखल दिया। सियोजिन को लगता है कि वह सही है और उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह जानना चाहता है कि जुनहान का क्या होगा। मैनेजर ने बताया कि वो भी अयोग्य घोषित हुआ क्योंकि आभा तलवार का उपयोग घातक इरादे दर्शाता है। बीच में न टोकते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वह अवज्ञा करेगा। गुरु का प्रभाव इतना था कि मंचुल हिल नहीं पा रहा था। उन्होंने बताया कि मामला सियो यून का है। उसने अकादमी टूर्नामेंट में भाग लिया था। जानकारी जुटाई जा रही है। स्पष्ट था कि उसका नया छात्र है। मंचुल ने कहा कि वह देख लेगा, लेकिन गुरु ने खुद जाकर देखने की घोषणा की। गुरु तो तलवारबाज मिंचुल पार्क निकले। सियोजून अपना काम पूरा कर रहा है, तभी सियोयून आती है। उसकी पीठ सियोयून की तरफ है तो सियोयून घूरती है। जैसे ही वह मुड़ता है, सियोयून कहती है कि उसे लगता है जैसे वह उसकी पीठ में छेद कर रही हो। सियोयून सोचती है कि उसे ऐसा ख्याल कैसे आया और बताती है कि वह नया हथियार मिलने पर इतना उत्साहित था कि कार्यशाला में नखरे कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं लिया। हमारा साथी कहता है कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन भी रैंक हंटर के लिए यह मानना कठिन है क्योंकि ये उसके स्वभाव के विपरीत है। सियोजिन समझती है कि वह उसे जानती है। उसने कोई हथियार नहीं उठाया क्योंकि वह अलौकिक हथियारों के बारे में सोच रहा था। वह कर्म गणना को कोसता है जब उसे याद आता है कि उसने सियोयुन से पैसे मांगने और लोंगिनस के भाले के लिए बचत करने का सोचा था, लेकिन कीमत फिर बढ़ गई। ऐसा लगता है कि हर बार जब वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है तो कर्म की गणना बदल जाती है। इस बीच एसआईओ यून माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की थी। वह वादा करती है कि वह फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। उसे रूठा देखकर वह पूछती है किस जादू का प्रयोग कर रहा है। जब वह बताती है कि जादू सीखना होगा तो वह अनभिज्ञ दिखता है। उसे कालकोठरी में देखकर स्पष्ट होता है कि वह जादू जानता है और टूर्नामेंट नौसिखिए स्तर का नहीं था, लेकिन वो कहती है कि उसने उसके सामने कभी प्रयोग नहीं किया है। सियोजिन को एहसास होता है कि उसने अब तक जादू का कोई ज्ञान नहीं सीखा है। जादू के तरीके जादू के उपयोग की तकनीकों का संग्रह है। हर किसी के अपने तरीके होते हैं जो बुनियादी से उन्नत स्तर तक होते हैं। हर हंटर अकादमी अपने पेटेंट किए गए जादू के तरीके सिखाती है। वह याद करता है कि एक प्रसिद्ध अकादमी में जाने के लिए पैसे बचाने का कारण यही था। वह सियोयुन से पूछता है कि क्या वह यहाँ स्वॉर्ड स्टार मैजिक सिखाती है, लेकिन वह मना कर देती है। लगभग तुरंत घोषणा होती है कि यह पूरी तरह से मना है। सियोजिन सोचती है कि अगर ऐसा होता तो यहाँ लंबी कतार होती। फिर भी बी रैंक की हंटर उसे अपनी जादुई कला सिखाने का प्रस्ताव देती है। अरफेला चौंक जाती है और सियोयुन कहती है कि उसे हमेशा शिक्षण विधियों में रुचि रही है। किम को आश्चर्य होता है। वो हकलाते हुए कहता है कि यह अच्छा है, लेकिन मन में जानता है कि यह स्वॉर्ड स्टार के स्तर का नहीं है। फिर भी वह जानता है कि शिकारियों और युद्ध के लिए जादुई शक्तियां जरूरी हैं। जुनहान ने बताया कि जादू न जानना कितना बड़ा नुकसान है। हमारा दोस्त सोचता है कि क्या उसे जादू सीखना चाहिए और क्या वह इसे संभाल पाएगा। सियोयेन चिंतित है और सोचती है कि उसके अपने तरीके हैं। अंत में उसे समझ आता है कि उसकी रुचि नहीं है और वह उसे अकेला छोड़ देती है। सियोजिन पूछता है वो कहाँ जा रही है। वो कहती है उसके पास काम है, लेकिन साथ ही जानता है वो व्यस्त नहीं है। जब वह मजाक उड़ाता है, बी रैंक शिकारी नाराज होकर कहती है ताला लगा दे। साथ ही उसे आश्वस्त करता है और उसके जाने के बाद क्या करना है सोचता है। इसी बीच सियोयुन शर्मिंदा होकर अकादमी से बाहर निकल जाता है। वह अभियोजन से बच सकता है, लेकिन 5 साल तक प्रो हंटर परीक्षा में भाग नहीं ले सकेगा। अंत में चियोमिनली विजेता बना। मिंगे दूसरे और देवकाउल तीसरे स्थान पर रहे। हमारा दोस्त कहता है कि उसकी प्रगति हुई है, खासकर जुनहवान से लड़ने के बाद। वह इसे बड़ी उपलब्धि मानता है और अब जियांग के कोर्स में 50% से ऊपर है। सोजुन सोचता है कि लड़ाई के दौरान ताकत में उछाल शायद आधे रास्ते को पार करने से था। वह सोच रहा था कि नया कोर्स शुरू करे, तभी किसी ने कंधे पर थपथपाया और ध्यान भंग किया। यह सियोयुन थी जो चिंतित थी कि वह ठीक है या चोट लगी है। सियोयुन उसे बताता है कि वह मजबूत है और बी रैंक की शिकारी को राहत मिलती है। सियोयुन माफी मांगता है कि बीच में दखल दिया,
लेकिन सियोयुन उसे आश्वस्त करती है कि कोई बात नहीं, माफी की जरूरत नहीं। वह उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वह इनाम की रकम का इंतजार कर रहा था। तभी उसे गलती का एहसास होता है और वह गुस्से से भड़क उठता है। वह भावनात्मक रूप से टूट रहा है, लॉन्गिनस के बारे और कोर्स रिन्यू करने के बारे में सोच रहा है। एसियो यून जानना चाहता है कि वह पैसे का क्या करेगा, और किम बताता है कि उसकी नजर एक हथियार पर थी। हमारा साथी खुद को संभाल लेता है, सोचता है सब ठीक है, भले ही वह निराश है। अगर वह दखल न देता तो और अफसोस होता। उसे भरोसा है कि पैसे का मामला सुलझ जाएगा। अचानक मिंगी आता है और सियोजिन से पूछता है कि क्या वह जा रहा है। बी रैंक की शिकारी अपनी टोपी छुपाती है, जबकि मिंगी कहता है कि वह भी एक दिन हमारे साथी जैसा बनना चाहता है। किम एक पल के लिए अवाक रह जाता है, फिर कहता है कि यह मुश्किल हो सकता है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। सोजुन जानता है कि मिंगी में आज के दौर में पेशेवर शिकारी बनने की काबिलियत नहीं है। वह मानता है कि पूरी कोशिश से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन हकीकत अक्सर सपनों के आड़े आती है। सोजुन कहता है कि अभी जवानी है और भी कई चीजें हैं जिनमें वह माहिर हो सकता है, और उसे हिम्मत न हारने के लिए प्रोत्साहित करता है। साधारण लड़का मानता है कि वह सही है और साफ करता है कि उसका इरादा माहौल खराब करने का नहीं था, वह बस अलविदा कहना चाहता था। हवा का झोंका महसूस करते हुए मिंगी सियोजिन को धन्यवाद देता है, और जैसे ही वह मुड़ता है साथ ही उसे हिदायत देता है कि वह किसी की सलाह ना सुने कि वो क्या कर सकता है या नहीं, यहां तक कि अपनी भी नहीं। वह कहता है कि उसमें कौशल की कमी है, यह सच्चाई है, और लोग कहेंगे कि वह ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किम उसे याद दिलाती है कि यह उसकी अपनी जिंदगी है, और अगर वह कुछ करना चाहता है तो उसे करना चाहिए। मिंगी रोते हुए पीछे मुड़ता है। उसके जाने के बाद सियो यून कबूल करती है कि हमारा लड़का आश्चर्यों से भरा है और उसने एक नया प्रशंसक बना लिया है। हालांकि हमारा जागृत व्यक्ति उसे याद दिलाता है कि उन्हें प्रशंसकों की नहीं और अधिक छात्रों की जरूरत है, क्योंकि उसे मिंगी को ड्रीम एकेडमी के बारे में न बताने का पछतावा है। सियोयोन का चेहरा खिल उठता है जब उसे एहसास होता है कि उसने हम कहा है। वह सियोजिन को उसकी परेशानी के लिए हथियार खरीदने की पेशकश करती है, जिससे वह चौंक जाता है। वह कहती है इसे छात्रवृत्ति समझो, और बताती है कि उसके दादाजी के जरिए उसे एक अच्छी जगह का पता है। साथ ही सहमत होता है और चेतावनी देता है कि उसकी पसंद महंगी है। तभी एक आदमी आता है और पूछता है कि क्या गुरुजी अंदर हैं। उसे बताया जाता है कि ध्यान के दौरान उन्हें परेशान न करें, लेकिन वह बताता है कि यह जरूरी है और सबको रोककर अंदर जाता है। स्वॉर्ड स्टार का सहायक मंचूल अंदर प्रवेश करता है और अपने स्वामी को अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। यह उसके स्वामी को याद दिलाता है कि उसने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह वहां मौजूद है, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है। सियोजिन अंततः इंस्ट्रक्टर मर्लिन का जादू कोर्स चुनती है, जहां वो बताते हैं कि दुनिया के कारण और प्रभाव के कड़े नियम हैं, फिर भी उन नियमों को बदलने के तरीके मौजूद हैं। यही जादू है। हमारा साथी मर्लिन की बात समझने की कोशिश में सिर हिलाता है, पर वो इतना उलझन में है कि इसे सिद्धार्थ के पाठ्यक्रम जितना खराब पाया गया। जब मर्लिन समझाना छोड़कर छात्रों को खुद करने को कहता है, अचानक दैनिक कार्य की सूचना आती है। जब सियोजिन ने इसे आजमाने का सोचा तो किरण के ज्ञान के कारण उसे लगा कि यह संभव है। उसे जादू का एहसास हुआ, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे उपयोग करे। कहीं वह गलत तो नहीं कर रहा। तभी उसे मर्लिन की बातें याद आईं कि जादू का मतलब है वास्तविक दुनिया को कल्पना से जोड़ना। प्रशिक्षक ने उसे बताया कि वह अपने मन में क्या देखता है, उसे उस कल्पना को दुनिया में लाना था और अपनी इच्छा को वास्तविकता पर थोपना था। यह शून्य से उत्पन्न चीज की अद्भुत शक्ति है, जादू का प्रकटीकरण। आभा। सियोजिन जादुई गोले को देखता है और समझता है कि यही वह चीज है, भले ही आकार छोटा है। वह सोचता है कि क्या यह मायने रखता है, लेकिन मर्लिन मना करता है। हमारा हीरो आश्वस्त है कि वह इसमें बेहतर होगा। तभी उसे पुकार सुनाई देती है। पता चलता है कि यह स्वॉर्ड स्टार है, जिसे किम पहले नहीं पहचानता, लेकिन फिर जान जाता है। स्वॉर्ड स्टार। सियोयुन इस तथाकथित छात्र से मिलने आया और उसे जादुई गोले के साथ बेफिक्र पाया। उसने सोचा कि वह मूर्ख लग सकता है, लेकिन इतना अद्भुत काम सामान्य छात्र नहीं कर सकता। उसके अनुभव के अनुसार हमारे जैसे व्यक्ति का ड्रीम एकेडमी में आने का मकसद उसकी पोती का फायदा उठाना है। मिनचुल ने सियोजिन से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तभी सियोजिन ने चिढ़कर कहा कि मिलकर खुशी हुई। परिचय देते समय हमारे जागृत शिष्य ने नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड स्टार अचानक आएगा। मिलकर उसे खुशी हुई। झुकते हुए उसने मिनचुल से पूछा कि क्या वो सेओ युन से मिलने आया है, और कहा कि उसे याद कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति युवक को गुरु का नाम लेते देख अविश्वास में था। वह सोचने लगा कि वो उसकी शक्ति का प्रतिरोध कैसे कर रहा है, क्योंकि एस क्लास हंटर ही इसे सह सकता है। हमारे साथी को ऐसा बल महसूस नहीं हो रहा जो उसे यह सोचने पर मजबूर करे कि अविचल मन का प्रशिक्षण काम कर रहा है या नहीं। मिनचुल उसे चेतावनी देता है कि वो यहाँ आने का सही कारण बताए। उसकी कौशल से वो कहीं भी जा सकता है, तो फिर उसकी पोती के पास क्यों आया है। बूढ़ा आदमी गुस्से में सच की मांग करता है, जबकि सियोजिन खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि यह गलत फहमी है। लेकिन पार्क कुछ नहीं सुनता और सच उगलवाने का दावा करते हुए अपनी तलवार चलाता है। सियोजिन सदमे और घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इस दौरान सियोयुन को यह पता चलता है कि जब वो अपने दादाजी से मिलने आई थी तब वे बाहर गए हुए थे। वह पूछती है कि वे कब लौटेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि श्री सियो के अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि बी रैंक का हंटर उसके दादाजी को सियोजिन के बारे में बताने वाला था। सियोजिन सोचती है कि वे कहाँ गए होंगे। दूसरी ओर मिनचुल सियोजिन के पास जाकर उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है और क्या कारण है। एसआईओ यून अपने नए छात्र को गुप्त रखना चाहती थी,
लेकिन टूर्नामेंट के बाद सबको पता चल जाता। वह समस्याओं से पहले निपटना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। तभी एसआईओ आता है और एसआईओ यून को पुकारता है। उसे देखकर एसआईओ खुश होता है। जब वह पूछने वाली थी, बिक्लास हंटर बताता है कि वह दादाजी से मिलने आया है, और यह सुनकर एसआईओ चौंक जाती है। वह कहता है कि गुरुजी उसकी अकादमी मिलने गए थे। यह सुनकर वह जल्दी से वहां से निकल जाती है। वहां मौजूद कर्मचारी के मन में जिज्ञासा होती है कि वह इतनी जल्दी में आखिर कहां जा रही है। इसी बीच सियोयोन को यह एहसास होता है कि उसने गलत अनुमान लगाया था। उसे यह पता तो था कि वह आएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी अकादमी की ओर दौड़ती है, ये जानते हुए कि स्थिति गंभीर है और उसके न होने पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर मिंचेल सियोजिन यह सोचकर हैरान है कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि वो स्वॉर्ड स्टार के हाथ में म्यान देखता है। उसे एहसास होता है कि हमला सिर्फ एक छलावा था और वह समझ जाता है कि उसे मारना नहीं चाहता। तभी बूढ़ा आदमी अरफेला को बदमाश कहता है और पूछता है कि वह क्या खेल खेल रहा है। किम समझाने की कोशिश करता है कि यह गलतफहमी है, लेकिन मिंचुल पूछता है कि क्या वो उसे मूर्ख समझता है। जब साधारण छात्र सोजुन को जादू दिखाते और उसके हमलों से आसानी से बचते देखता है, स्वॉर्ड स्टार फिर हमला करता है और हमारा लड़का फिर से बच जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बदमाश कहता है, कुछ नहीं सुनता। किम को बुरा लगता है और समझ नहीं आता कि क्या गलती हुई। मिंचियोल कहता है वह सच उगलवाने के लिए मजबूर कर रहा है, और किम को यकीन नहीं होता क्योंकि वो कुछ नहीं सुन रहा। किम घबरा जाता है और भूल जाता है कि स्वॉर्ड स्टार उसकी बात सुनेगा। वह इसे अवसर मानता है, जानता है कि बूढ़ा उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा, वरना अब तक मर चुका होता। आसमान से ऊंचा, चाहे जितना भी ऊंचाई पर जाओ, कोई आपसे ऊंचा होता है और वह है स्वॉर्ड स्टार। आदर्श शिकारी के करीब सियोजिन को अब देखने का मौका है। हमारा हीरो रोमांचित है, भाले को कसकर पकड़ लेता है, जबकि मिंचेल घूरता है कुछ बदल गया है। दशकों से शिकारी स्वॉर्ड स्टार के रास्ते में आते रहे हैं, पर कोई उसका सामना नहीं कर पाया। किम को वह डरावना लगता है और सोचता है कि वह सियो यून से क्या चाहता है। संघर्ष जारी है क्योंकि सियोजिन मिंचियोल के हमलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह हमले महसूस नहीं कर पा रहा, देखना तो दूर की बात है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि हर हमला उसकी समझ से परे है, वह जम जाता है। उसे नहीं पता कब तक टिकेगा और दीवार से टकराता है। पलटवार में बूढ़ा कहता है सवाल का जवाब दो, बात खत्म। लेकिन सियोजिन हार मानने को तैयार नहीं, इसे खत्म नहीं होने देगा। उसे यकीन है कि वो कुछ और कर सकता है, पर उसकी चालें स्वॉर्ड स्टार पर नहीं चलती और उसे पीछे ढकेला जाता है। किम को लगता है शायद मौका मिले। जब वह नरमी बरत रहा हो और झट से उठता है, तभी देखता है मिंचेल पहले से सामने खड़ा है। हमारा जागृत नायक इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक अवसर की पुरजोर कामना करता है और सोचता है कि वह बूढ़े व्यक्ति के हमले से कैसे बचेगा। तभी मर्लिन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं और वो अपनी पूरी ताकत से भाला चलाता है, लेकिन स्वॉर्ड स्टार उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है। जब बूढ़ा नायक उसे फटकारता है कि उसने अपना असली रंग दिखा दिया है, तो सियोजिन जमीन पर गिर पड़ता है। हमारा नायक बेहद आहत होता है क्योंकि वह तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। वह सोचता है कि क्या वह सही कर रहा था या नहीं। बात करना उसके लिए असहनीय होता जाता है क्योंकि वह सोचता है कि एसईओ यून कहाँ है। उसका नाम सुनकर मिंचियोल के विचार चकनाचूर हो जाते हैं और वह समझता है कि किम मरना चाहता है। पागल बूढ़ा उसकी ओर बढ़ता है और मरने की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, एसईओ यून आकर अपने दादा से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। एसईओ यून सही समय पर आकर सियोजिन को बचा लेती है। हमारा साथी दर्द से कराहता है। दादाजी ताना मारते हैं कि असली मर्द खरोंचों पर हंगामा नहीं करते। गुस्से में सियोजिन कहता है कि असली मर्द से निपटना समझदारी है। उसने समझदार हमलावर कुत्ते भी देखे हैं। दादाजी फिर पीटने बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही छिप जाता है। सेओ यून के पीछे खड़े होकर वह बड़बड़ाता है कि बूढ़े ने बिना कारण हमला किया क्योंकि वह तलवार सितारा है। सेओ यून माफी मांगती है और किम से कहती है कि उन्हें माफ कर दे, लेकिन वह कहता है इसे नजरअंदाज करो, ये मामूली छोटे हैं। बेचारी सेओयुन शर्मिंदा होकर झुक जाती है। माहौल अजीब होता है और सेओजिन चला जाता है। शिक्षक हमारे लड़के से अस्पताल के बिल भेजने को कहता है। उसके बाद सियोयुन गुस्से में दादाजी को घूरती है और बात करने को कहती है। आमने सामने खड़े होने पर सियोयुन कुछ नहीं कह पाती। अचानक दादाजी की आवाज उसकी सोच तोड़ती है। वे सियोजुन से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। वह चौंक जाती है और फिर से दादाजी को समझाने की कोशिश करती है। उसकी पुरानी यादें जाग जाती हैं जब उसे याद आता है कि उसके दादाजी ने कभी उसकी नहीं सुनी। सियो यून ने मुश्किल से हंटर एकेडमी खोली थी, लेकिन दादाजी ने उसे बर्बाद कर दिया। वे जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक थे और छात्रों को परेशान करते थे, इसलिए सबने एकेडमी छोड़ दी। उसे समझ आता है कि दादाजी ने ऐसा क्यों किया। शायद छात्रों के छिपे इरादे थे, इसीलिए उसने छात्रों को कभी नहीं रोका। लेकिन इस बार उसने खुद के लिए खड़े होने का निर्णय लिया। उसी समय दादाजी ने सियोयुन को सियोजुन से छुटकारा पाने का आदेश दिया, लेकिन वह भड़क उठी और मना कर दिया। उसे विश्वास था कि सियोजुन अलग है और वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। सियोयुन ने दादाजी से कहा कि यह उसकी अकादमी है, इसलिए वह उनकी बात नहीं मानेगी। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि सियोजुन से मिले हुए उसे अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है।
यह समय अवधि बहुत कम है और किसी मायने में विशेष महत्व नहीं रखती। फिर भी इसमें कुछ खास बात है। वह यह मानने से खुद को रोक नहीं पा रही है कि जब भी वह किम को देखती है उसे एक अलग ही एहसास होता है। उसे लगता है कि वह उसके साथ यह रिश्ता जारी रखना चाहती है। यह एहसास उसे बार-बार होता है और वह इस पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाती। इस दौरान दादाजी सियोजुन को हरामजादा कहते हैं और सियो युन को जताते हैं कि उससे कुछ नहीं पता, लेकिन वह दृढ़ता से कहती है कि वह खुद सच्चाई जानना चाहती है और स्पष्ट करती है कि वह हमेशा दादाजी के साये में नहीं रह सकती। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सियो युन को एहसास होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया। वह दादाजी से चिल्लाने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह इस बार उनकी बात नहीं मानेगी। दादाजी की आंखें फटी रह जाती हैं, वे अवाक रह जाते हैं। सियो युन ने पहले कभी यूं नहीं किया था। दृश्य हमें फ्लैशबैक में ले जाता है जहां शहर में कालकोठरी टूट जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय दादाजी को बेटे की मौत की खबर मिलती है। उस दिन उनकी पोती सियो युन ने माता पिता को खो दिया था और मासूम आंखों से देख रही थी जैसे अकेली हो। दादाजी ने वादा किया कि वे उसे इतना मजबूत बनाएंगे कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्होंने उसे कठोर प्यार दिया और अड़े रहे कि वह तलवार चलाना सीखेगी। उन्होंने सियो युन को शिकारी बनाने की कोशिश की जो उनके नक्शेकदम पर चले, लेकिन उनका सपना स्वार्थी हो गया और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सियो युन क्या चाहती है। बाद में सियो युन ने शिक्षिका बनने की इच्छा जताई और दादाजी गुस्सा हो गए। सारी ट्रेनिंग बेकार जाने पर उन्होंने सियो युन पर अपना फैसला थोप दिया और 30 साल तक उसे साथ रखते रहे, जानते हुए कि वह उनसे दूर हो रही है। वर्तमान में दादाजी अकेले कमरे में गहरी सांस लेते हैं और समझते हैं कि यह उनके फैसलों का परिणाम है। फिर दृश्य किम सियोजिन पर केंद्रित होता है और वह अकादमी की ओर बढ़ते हुए हमारे लड़के को सियो यून के दुष्ट दादाजी की याद आ जाती है, क्योंकि कल उसके साथ लगभग मारपीट हो गई थी। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा होता है, उसके मन में यह ख्याल आता है कि सियो यून ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तभी हमें पता चलता है कि पिछली रात उसे सियो यून का फोन आया था। उसने किम को अपनी स्थिति के बारे में, अपने दादाजी के साथ अपने रिश्ते के बारे में और अपने पुराने छात्रों के साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया था। हमारे आदमी को समझ आया कि उसने क्या झेला और स्वॉर्ड स्टार ने क्यों किया। फिर भी किम नाराज है कि स्वॉर्ड स्टार ने उसे पीटा। उसे लगता है बूढ़े आदमी को माफी मांगनी चाहिए। सियोजिन ठान लेता है कि यह फिर नहीं होगा और अपनी प्रगति की जांच करता है। स्वॉर्ड स्टार को थोड़ा हराने के बाद वो अपनी प्रगति से संतुष्ट होता है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, स्वॉर्ड स्टार उसका इंतजार कर रहा होता है, उसे फिर हराने के लिए तैयार। किम स्तब्ध और हैरान रह जाता है। फिर वो बूढ़े को समझौते की पूरी बात बताता है। स्वॉर्ड स्टार अब भी उस पर शक करता है और पूछता है कि क्या वो कुछ छिपा रहा है। बूढ़ा मानने को तैयार नहीं कि सियो यून झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन एक साधारण छात्र की ताकत उसे समझ नहीं आती। संदेह के बावजूद बूढ़ा उसकी उपस्थिति से अजीब तरह से परेशान है। फिर भी साथी काम खत्म होने पर जाने की इजाजत मांगता है। कहता है कि ट्रेनिंग शुरू करनी है। उसी क्षण स्वॉर्ड स्टार सोचता है कि किम को देखकर उसका रहस्य पता चलेगा। ट्रेनिंग खत्म होती है और स्वॉर्ड स्टार सियोजिन को घूरता है, जो फोन में मग्न है। जब स्क्रीन खाली होती है तो उसे लगता है कि साथी के साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार बूढ़ा आदमी गुस्से में किम से पूछता है कि क्या वो ध्यान कर रहा है। हीरो कहता है, थोड़ा ध्यान कर रहा हूं। स्वॉर्ड स्टार ताना मारता है कि यह मन का अनुशासन है, लेकिन हीरो उसे अनसुना कर देता है, जिससे बूढ़ा आदमी खुद पर सवाल उठाने लगता है। सियोजिन का ध्यान खींचने के लिए स्वॉर्ड स्टार उसे दांव सिखाने की पेशकश करता है और यह तरीका काम करता है। जैसे ही स्वॉर्ड स्टार उसे कुछ सिखाने की उम्मीद करता है, लड़का साफ मना कर देता है, जिससे बूढ़े का स्वाभिमान टूट जाता है। सियोजिन सीधे कहता है कि वह प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दे पा रहा। फिर सियो यून कमरे में आती है और अपने दादा को देखकर घबरा जाती है। दादा उसके कान में फुसफुसाते हैं कि सियोजिन में कुछ गड़बड़ है और वे स्वॉर्ड स्टार से प्रशिक्षण लेने में रुचि रखते हैं। बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता है कि कैसे वह प्रशिक्षण में फोन घूरता है। सियो यून को कोई हैरानी नहीं होती, वह मान लेती है कि किम हमेशा ऐसा ही रहता है। स्वॉर्ड स्टार को जानकर आश्चर्य होता है कि किम का यह व्यवहार सामान्य है। फिर सियो यून अपने छात्र का स्वागत करती है और दोनों बातें करते हैं। बूढ़ा आदमी किम को घूरता है, लेकिन उसकी पोती मुस्कुराकर सुनती है। वे देखकर हैरान थे कि सियो यून इतनी खुश कभी नहीं थी, सोचते हुए कि किम उसे इतना खुश कर रही है। बूढ़े को याद आया कि सियो यून हमेशा कितनी गंभीर रही है। अब किम का उसकी प्यारी पोती के साथ भावुक व्यवहार उन्हें सहन नहीं हो रहा था। जैसे ही उनका गुस्सा फूटने वाला था, स्वॉर्ड स्टार का आदमी घबरा कर आया और बताया कि सत्य के आदेश ने बुलाया है। उपहास करते हुए स्वॉर्ड स्टार ने घमंड से कहा कि अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो वे आ सकते हैं, लेकिन सहयोगी ने बताया कि यह अनुरोध डेम कालिया ने किया था, जिससे वह चौंक गया। सहयोगी ने घबराते हुए बताया कि डेम कालिया ने सियोजिन को बुलाया है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। बूढ़ा आदमी सियोजिन पर शक करता है, सोचता है कि वह सत्य के संगठन के साथ था, क्योंकि डेम कालिया जैसी कोई उसे जानती ही नहीं। हमारा हीरो इस व्यक्तिगत हमले से नाराज होकर जवाब देता है कि वह भी उसे नहीं जानता। इसी बीच सियो यून को टूर्नामेंट में एक संदिग्ध नकाबपोश आदमी याद आता है और वह सोचता है कि वह इसमें शामिल हो सकता है। फिर भी बूढ़े आदमी को समझ नहीं आता कि डाइम इसमें क्यों शामिल हो गई।
और एसीओ यून ने श्री एसीओ से पूछा कि क्या टूर्नामेंट में ऑर्डर के किसी सदस्य के बारे में कुछ था। सियोजिन ने हैरानी से पूछा कि क्या जाना जरूरी है, क्योंकि यह झंझट भरा काम है। लेकिन एसीओ यून ने बताया कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ, विशेषकर 7 अपोस्टल्स, राष्ट्र में उच्च सम्मान के पात्र हैं। डेम कालिया पवित्रता की दूत बनने की उम्मीद करती हैं। उनके जैसे व्यक्ति का बुलावा अकल्पनीय है, लेकिन किम की मूर्खता के कारण वह हिचकिचाते हैं, क्योंकि वह अनजान विदेशी से नहीं मिलना चाहते और प्रशिक्षण में समय देना चाहते हैं। तब श्री सीओ डेम कालिया की प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं। स्वॉर्ड स्टार को आश्चर्य होता है और उनकी सहयोगी बताती हैं कि उन्होंने पहले ही सियोजिन के इनकार की संभावना देख ली थी, इसलिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। इस स्थिति में डाइम किम सियोजिन को सिर्फ आने के लिए एक 100 मिलियन वॉन देने का फैसला करता है। चुपके से हमारे हीरो को लगता है जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो, क्योंकि यह वही रकम थी जिसकी उसे तलाश थी। फिर पता चलता है कि सत्य का संगठन एक धार्मिक समूह है जो सत्य की पूजा करता है। इसका नेतृत्व एक रहस्यमय व्यक्ति करता है जिसे परम पूज्य वाणी कहते हैं। इसमें 7 गुण हैं: विनम्रता, दया, करुणा, संयम, परिश्रम, पवित्रता और धैर्य। उनका वचन सत्य था, इसलिए यह ईश्वर का वचन भी था। 100 साल पहले यह संगठन एक पंथ था। उस समय को महाप्रलय कहा जाता था। जब कई नायकों ने उनका साथ दिया तो मानवता को शांति देने से उनका प्रभाव बढ़ा। खासकर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बरसेर्क को हराना थी। भयानक बरसेर्क एक राक्षस था जो महाप्रलय के अंतिम दिनों में प्रकट हुआ। अंततः इसे महाप्रलय और 7 प्रेरितों ने पराजित किया, जो महान प्रलय को समाप्त करने वाले प्रमुख थे। दृश्य फिर वर्तमान समय में बदलता है। सियोल के बाहरी इलाके में एक होटल में हमारे नायक को लगता है कि रहस्यमय पंथ के सदस्यों के लिए यह स्थान खास प्रभावशाली नहीं है। फिर भी स्वॉर्ड स्टार यहां आने का उद्देश्य बताता है और नकाबपोश व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है कि यह सियो जून है। हमारा साथी सोचता है कि टूर्नामेंट में एसआईओ यून का नकाबपोश आदमी शामिल हो सकता है। वे उसे इनामी राशि का लालच दे रहे होंगे, पर सवाल है कि उसे बुलाया क्यों गया है। अटकलें बढ़ती हैं जब किम को लगता है कि वे ट्रांसेंडेंट अकादमी के बारे में कुछ जानते हैं। वे डेम कालिया से मिलने के लिए बेचैन हैं। फिर उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है और पता चलता है कि डाइम जल्द ही आएगा। बूढ़े आदमी को इंतजार करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होगा। हमारे हीरो को लगा कि स्वॉर्ड स्टार डेम के पास होगा। भले ही ऐसा लगा कि बूढ़े आदमी और डेम का पुराना रिश्ता है, असल में वो कभी नहीं मिले थे। यह सुनकर सियोजिन हैरान रह गया, जबकि स्वॉर्ड स्टार ने माना कि वे संपर्क में थे, लेकिन आमने सामने नहीं मिले। उसने बताया कि महाप्रलय के दौरान वह पवित्रता के दूत से मिला था, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों से नहीं। हमारा नायक जानकर चकित रह जाता है कि वह वृद्ध व्यक्ति महाप्रलय के समय सक्रिय था। किम अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है और स्वॉर्ड स्टार से पूछता है कि क्या वह प्रेरित से मिला है। बूढ़े व्यक्ति के सामने महाप्रभु ने बताया कि उन्होंने बरसेर के साथ युद्ध में ही चेहरा दिखाया, पर कभी मिले नहीं, बस दूर से देखा। तभी दरवाजा खुलता है और स्वॉर्ड स्टार पवित्रता की दूत डेम कालिया का स्वागत करता है, जो चमक रही थी। स्वॉर्ड स्टार बताता है कि उसने उसे यहां बुलाया और प्रतीक्षा करवाई। मिनिचुअल शिकायत करता है कि कालिया ने उसे बुलाकर इंतजार करवाया, जबकि वह खुद पर विश्वास करती है। ईश्वर के वचन की प्रतीक्षा में मन और शरीर शुद्ध करने में कुछ समय लगता है। उम्मीद है उसे आपत्ति नहीं होगी। यह उसे क्रोधित करता है कि वह इतनी सहजता से कैसे कह सकती है। कालिया झुककर परिचय देती है, खुद को सत्य के मार्ग की अनुयायी बताती है और कहती है कि उसका कर्तव्य ईश्वर के वचन का प्रचार और पवित्रता के मार्ग पर चलना है। सियोजिन भी परिचय देने खड़ा होता है, लेकिन कालिया उसे रोक देती है क्योंकि वह उसका नाम जानती है। वह उसे धन्यवाद देती है और साथी सोचता है कि वह कैसे जानती है। कालिया गलतफहमी समझती है और उसे दूर करने का निर्णय लेती है। वह बताती है कि साथी ने अकादमी टूर्नामेंट में भाग लिया था और एक अनुयायी ने उसकी प्रशंसा की थी, इसलिए मिलने का अनुरोध किया। हमें शक होता है कि क्या यही कहानी है और लगता है कि बुलाने की जरूरत नहीं थी। महिला ने इशारा किया कि वह कुछ विस्तार से बताएगी और बातचीत से पहले बैठ गई। पता चला कि उन्हें एक खास तहखाने की जांच करनी है। यह सुनकर मिंचियोल ने पूछा कि वह क्यों करेगा। कैलिया ने कहा कि वो जानता है कि मामला खत्म नहीं हुआ है। स्वॉर्ड स्टार को नहीं समझ आया जब उसने बताया कि कोरिया के तहखाने में एक अनोखी घटना हुई है। मिंचेल को यह मजाकिया लगता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उन्होंने इसे खत्म कर दिया है। उसकी बात रुक जाती है जब वह सत्य के संगठन की जांच की बात करती है। स्वॉर्ड स्टार चिंतित हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इसलिए कोरिया आई थी और सोचता है कि इससे उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। कालिया हंसती है और स्वीकार करती है कि उससे कुछ नहीं छिपता, जबकि वह याद दिलाता है कि यह मजाक नहीं है। महिला सीधे पूछती है कि क्या वह मदद करेगा। बूढ़ा पूछता है कि उसे क्या मिलेगा। वह सोचती है कि तलवार सितारे को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए प्रस्ताव देना असभ्य है। फिर बताती है कि उसकी पोती हंटर अकादमी चलाती है और सत्य का संगठन मदद कर सकता है। तभी मिंचुल उन पर बल प्रयोग करता है और उसकी बात अधूरी रह जाती है। सियोजिन को एहसास होता है कि वह इस शक्ति से किसी को मार सकता है और उसका शरीर सुन्न हो जाता है। तलवार तारा चेतावनी देता है कि अगर उसकी पोती फिर से शामिल हुई तो वह सहन नहीं करेगा। बूढ़े के गुस्से पर महिला माफी मांगती है और मानती है कि उसे देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वह मामला सुलझाने का फैसला करती है।
और भविष्य में उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का प्रस्ताव देती है। लेकिन बूढ़े को यह विश्वास करना हास्यास्पद लगता है कि वह वादा निभाएगी। जब कालिया सुझाव देती है कि वह सत्य की शपथ ले सकती है, मिंचिल को संदेह होता है कि यह उसे अगले प्रेरित के रूप में सुनिश्चित करेगा। पर कालिया को परवाह नहीं, अगर खतरे की बात सही है तो मिंचिल इसे नहीं जाने देगा। वह सत्य की शपथ में उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर कालिया सोजिन की ओर मुड़कर सीधे मुद्दे पर आती है। वह बताती है कि सत्य का संगठन उसे प्रायोजित करना चाहता है, जबकि वह कहता है कि वह पहले से एक अकादमी से जुड़ा है। उसे बताया जाता है कि अकादमी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो न अकादमी और न ही सत्य का संगठन हल कर सकते हैं।